फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पेपर 2 का हिंदी प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन का लेकर आया हूं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट इतना ज़बरदस्त तरीके से बताया जाएगा कि आप इसको एक बार अगर देख लेते हैं तो आपका जो है बहुत सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट मेरे साथ बने रहेंगे तो आपका जो है हिंदी पेपर 2 कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि मैं इसके माध्यम से जो है कंप्लीट डिटेल्स बात करूँगा। आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत डिटेल से बात हुई है। तो चलिए दोस्त, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। तो दोस्तों, समास तो हम लोग को डिटेल से जानना ही है और आजीवन के बारे में बताना है। तो दोस्तों, आजीवन जो है ये अवयवी भाव समास है, लेकिन हम लोग और डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, समास किसको कहते हैं? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द होना चाहिए। क्या? सार्थक शब्द, यानी जिसका अर्थ हो, समास कहलाता है। समास पदों के प्रधानता के आधार पे, जैसे जिसका पूर्व पद प्रधान हो, यानी पहला पद प्रधान हो तो अवयवी भाव समास होता है। उत्तर पद प्रधान हो तो इसमें 3 समास होगा, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। और दोनों पद जिसका प्रधान होता है उसको द्वंद्व कहते हैं। और जिसका कोई भी पद प्रधान न हो, यानी तीसरा पद कोई प्रधान हो, तो वह बहुव्रीहि हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे नीलकंठ, तो नीलकंठ किसको बोला जाता है? शिव जी को बोला जाता है। तो इस तरह से जो है बहुव्रीहि समास में ये तीसरा पद प्रधान होता है। दोस्तों, अवयवी भाव समास को जानने का यानी पहचानने का हम एक ट्रिक बताते हैं। आप उसको अगर नोट्स कर लेते हैं तो ये शॉर्ट नोट्स आपको बहुत काम देगा। जैसे जिस पद के यानी जिस समास में पहला वर्ड जो है अनु हो, क्या हो? अनु हो, फिर आ हो, ये सब आप लिख लीजिएगा। प्रति हो, भर हो, क्या? भर हो, फिर यथा हो, यथा हो जाएगा, फिर यावत हो जाएगा, फिर हर हो जाएगा। ये सारा वर्ड जो जिस पद के शुरू में आए तो वह अवयवी भाव समास है। क्या है? अनु है, आ है, प्रति है, भर है, यथा है, यावत है, हर है, आदि है। तो जैसे प्रतिदिन, आ जन्म, यथा संभव, अनुरूप, प्रतिकूल, भरपेट, ये सब जो है अवयवी भाव समास है। आजीवन, इसमें ही देख लीजिए आ लगा हुआ है तो अवयवी भाव समास है। अगला है कर्मधारय समास। तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है। और इसको जानने के लिए दोस्तों इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है, आप उसको याद रखिएगा। तो कर्मधारय समास को जानने का शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आप समास को संधि विग्रह करने पर है जो या के समान हो, ये वर्ड आ जाए, है जो के समान हो, ये वर्ड आए संधि विग्रह करने पर, तो ये कर्मधारय समास हो जाता है। दोस्तों, इसमें जो है जैसे कोई समास है जो कर्मधारय भी होता है और बहुव्रीहि भी होता है, तो उस समास में अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि दिया रहे तो पहले हम बहुव्रीहि को जो है रेफरेंस देंगे। जैसे नीलकंठ हो गया तो ये कर्मधारय भी है, ये विग्रह पर डिपेंड करेगा। और ये क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि भी है। तो अगर बहुव्रीहि में कर्मधारय दोनों रहे तो हम लोग बहुव्रीहि में जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो चारों जो ये दिया हुआ है उसको बारे में देखेंगे। जैसे नीलकंठ है तो नील है कंठ जिनका, यानी शिव जी, तो ये क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा। श्वेत पत्र, तो श्वेत पत्र पे लिखा हुआ जो पत्र होता है वो कौन होता है? सरकारी आलेख होता है, तो यह भी बहुव्रीहि हो जाएगा। और ये पाठशाला, तो दोस्तों पाठशाला जो है ये तत्पुरुष है, लेकिन तत्पुरुष में भी संप्रदान तत्पुरुष है। हम आगे जो है कारक के प्रकार देखेंगे और उसमें पूरा डिटेल्स बात करेंगे। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, तो ये सारा चीज़ जो है आप अगर पढ़े होंगे हिंदी तो जरूर जानते होंगे। तो पाठशाला जो है संप्रदान तत्पुरुष है। और प्रिय शाखा जो है कर्मधारय है। प्रिय शाखा जो कर्मधारय है, तो प्रिय शाखा को संधि विग्रह कैसे करेंगे? तो इसको जो है प्रिय है जो शाखा, माने प्रिय शाखा है जो लग गया तो ये कर्मधारय हो गया।
अगला क्वेश्चन है, अंडे का शहजादा का अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति। क्या होता है? अनुभवहीन व्यक्ति। एरिया रगड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो एरिया रगड़ना यानी बहुत दौड़ धूप करना। जैसे आप लोग जानते होंगे कि कोर्ट कचहरी में लोग एरिया रगड़ जाते हैं लेकिन उनका काम नहीं होता, यानी बहुत दौड़ धूप करते हैं लेकिन उनका काम नहीं हो पाता है। तो एरिया रगड़ना का मुहावरा का अर्थ हो गया बहुत दौड़ धूप करना। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन है? तो ये तो बहुत बेसिक है, संज्ञा कौन हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें जो है भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो भाववाचक जो है, तो इसमें जो है सोना नहीं होगा। अगला है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारण बताए। तो दोस्तों कारण क्या हो जाएगा? वही कारक का जो है कितना टाइप होता है? 8 टाइप होता है। तो उसको आप अगर जानते होंगे तो इसको इजी वे में बता सकते हैं। कर्ता ने, शुरू में ही पढ़ते हैं हम लोग, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान क्या होता है? संप्रदान को के लिए, अपदान क्या होता है? से, अपदान से और करण से, ये दोनों में डिफरेंट है। जहाँ अलगाव होने के भाव हो वहाँ अपदान हो जाता है। संबंध, काके की रारेरी, अधिकरण में पर, और संबोधन हे, अरे, ओह, ओ जी, ये सब जो है संबोधन है। तो इस तरह से अगर हम डिटेल से पढ़ेंगे तो आप ज़रूर सही कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, और अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। काहे कि इस पे हम टोटल 30 प्रैक्टिस सेट लाकर पूरा हिंदी का यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर 30 सेट कर लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, और डेली एक प्रैक्टिस आएगा जो करीब 6 और 7 के बीच में आ जाएगा। चलिए दोस्त, इसमें कम से कम 1000 व्यू तो जाना ही चाहिए। अगर आप लोग चाह लेंगे तो ज़रूर जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कर्ता कारक का प्रसर्ग सर्ग कौन सा है? तो प्रसर्ग जो है से है। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में विशेषण शब्द क्या है? जिसमें विशेषता, जो शब्द विशेषता बताता हो वही विशेषण होता है। तो निम्न में विशेषण शब्द है, तो निम्न में कौन विशेषण शब्द है? तो उचित विशेषण शब्द है। वे अच्छी लड़कियां है, वाक्य में विकारी शब्द क्या है? कौन सा है? विकारी विशेषण है। तो विकारी विशेषण जो है ये वे है। अब हम लोग विकारी शब्द और विकारी शब्द के बारे में डिटेल जानेंगे। दोस्तों विकारी शब्द किसको कहते हैं? शब्दों में लिंग, वचन, कारक, ये क्या हो गया? एक लिंग हो गया, वचन हो गया और कारक, आदि के कारण जो है परिवर्तन आ जाए तो उसको विकारी शब्द कहते हैं। और इसमें जो है संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है और क्रिया होता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण 4 है इसमें आता है विकारी में। अविकारी शब्द किसको कहते हैं? जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, यानी हमेशा एक जैसा रहे, उसको अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द में जैसे क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया और विस्मयादि बोधक हो गया। ये जो चारों है अविकारी शब्द है। और विकारी शब्द के एग्जाम्पल होता है जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, मैं, मुझे, ये सब जो है ये आपको विकारी हो गया। अब विकारी में कौन कौन होता है? संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है और क्रिया होता है। तो वे क्या हो जाएगा? वे जो है विकारी शब्द हो जाएगा। और अविकारी का एग्जाम्पल क्या है? जैसे बाहर, भीतर, अंदर, अच्छा, लड़कियां, ये सब जो है अविकारी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है? इनमें से भव जो है विशेषण नहीं है, बाकी बात भीरु, भयभीत, निर्भीक, ये सारा विशेषण है। दोस्तों आगे आप 100 तक जाइए, जरूर इसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस का ही क्वेश्चन मिलेगा। आगे जो है कवि, हम जितना हिंदी का वीडियो डाले हैं कवि के बारे में, तो काव्य विधि, कवि क्या जो भी निर्धारित कवि है सब डाले हैं। अगर वो सब देखे होंगे तो आपको आने वाला क्वेश्चन में ज़रूर आपको सही होगा। अभी हम जो व्याकरण है उसको अभी हम नहीं डाले हैं, तो व्याकरण में भी प्रॉब्लम हो सकता है। आप पहले से भी पढ़े होंगे तो ज़रूर आप ज़्यादा अच्छा करेंगे। तो अगर वीडियो आप नहीं देखें हिंदी वाला तो आप जाकर ज़रूर देखिए।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? दोस्तों, संयुक्त क्रिया जो है किसको कहते हैं? जो क्रियाएं दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती है उसे ही संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, तुम घर चले जाओ, ये सब जो है संयुक्त क्रिया है। दोस्तों, मालूम है आपको संयुक्त क्रिया के 15 भेद होता है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, आरंभ हो गया। अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, अवकाश हो गया। नित्यता बोधक, तत्परता, अभ्यास, इच्छा बोधक, अवधारणा, शक्ति, पूर्णता, योग्यता, निरंतरता, निश्चय, नाम बोधक और पुनरुयुक्त बोधक। ये टोटल जो है 15 क्या है, संयुक्त क्रिया का 15 भेद है। तो इसके अनुसार जो है इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो नाम बोधक तो हम बोले ही नहीं, तो नाम बोधक जो है ये संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। टोटल जो है 15 भेद है। अगर आप नहीं जानते हैं तो जरूर जानिए। नित्यता बोधक, अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, ये 3 तो जान गए। जैसे अगला है, हम बोल देते हैं 15। जैसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, ये जो पढ़े नित्य और तत्परता, नित्यता बोधक, तत्परता बोधक संयुक्त क्रिया, अभ्यास, इच्छा बोधक, अवधारणा, शक्ति, पूर्णता, योग्यता, निरंतरता, निश्चय बोधक, पुनर्युक्त बोधक, ये सारा जो है। दोस्तों, इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन दिया है गलत दिया है, क्योंकि नाम बोधक भी जो है, नाम बोधक भी संयुक्त क्रिया होता है, निश्चय बोधक भी होता है और अवकाश बोधक भी होता है, अवकाश बोधक भी होता है, अनित्यता बोधक भी होता है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है। इसलिए आप 15 के याद रखिएगा, तो क्वेश्चन भी गलत रहेगा तो आप पकड़ने का कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप धैर्य बनाए रखें, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़िए। अगला क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो दोस्तों, मुझे जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये उत्तम पुरुष है। अब हम सर्वनाम के बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि सर्वनाम का 6 भेद होता है: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध, प्रश्न और निजवाचक। जैसे पुरुषवाचक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। निश्चय डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, ये सारा है। लेकिन हम लोग पुरुषवाचक में 3 और टाइप पढ़ते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का क्या एग्जाम्पल होता है? मैं, हम, मैंने, मुझे, ये सब सारा चीज़ जो है उत्तम पुरुष है। और मध्यम पुरुष क्या है? तू, तुम, तुमने, ये मध्यम पुरुष है। अन्य क्या है? वह, यह, वे, यह, उनका, ये सब जो है अन्य पुरुष है। तो मुझे पूछ रहा है तो मुझे क्या हो गया? ये उत्तम पुरुष हो गया। दोस्तों, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट की कमी है, इसलिए मैं नहीं लिख पाता हूँ। अगर आप लोग का सपोर्ट रहे तो हम ज़रूर जल्दी एक इससे बढ़िया आपको प्रोवाइड करूँगा। अगला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो दोस्तों, यहाँ पे भी बहुत टफ क्वेश्चन है ये। अपभ्रंश भाषा जो है कब से कब इसका विकास हुआ? तो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच में जो है अपभ्रंश भाषा का वो विकास हुआ। दोस्तों, अपभ्रंश भाषा का भेद है। जैसे सौरसेनी, तो सौरसेनी अपभ्रंश भाषा से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती भाषा का विकास हुआ। अर्धमगधी, तो ये पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। मागधी जो है बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया, इस भाषा का विकास हुआ। शख जो है, खस जो है अपभ्रंश का ही भेद है, तो पहाड़ी भाषा का। ब्राचार्ड जो है पंजाबी हिंदी सिंधी का, और महाराष्ट्री से मराठी भाषा का उद्भव हुआ। तो ये अपभ्रंश का कितना टाइप हो गया? सौरसेनी, मागधी, खस, ब्राचर और महाराष्ट्री। तो इसका आंसर जो है ये सौरसेनी हो जाएगा। ब्राचार, मागधी ये भी भेद है। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? तो भारत में उस समय न्यायालय की भाषा अरबी और फारसी थी। अगला है, संसद में प्रयोग किए जाने वाले भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 120 में है।
अगला है हिंदी सलाहकार समिति किस मंत्रालय में गठित की जाती है? तो किस मंत्रालय में? तो ये शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सभी मंत्रालय में की जाती है। कपाट का तद्भव शब्द क्या है? तो दोस्तों कपाट का तद्भव जो है किवाड़ होता है। क्या होता है? तद्भव। जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है एज इट यूज होता है हिंदी में, उसको है तद्भव कहते हैं। तत्सम जो संस्कृत का रूप है तत्सम कहा जाता है। देशज विदेशज ये सारा चीज़ है। किवाड़, कपाट का जो है किवाड़ हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो कौन सा शब्द देशज है? तो हम लोग जानते हैं लोटा जो शब्द है देशज है। अगला अर्थ परिवर्तन को किन नामों से जाना जाता है? तो दोस्तों अर्थ परिवर्तन को जो है ये व्यंजना और लक्षणा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। माने ये पूछ रहा है कि ध्वनि, अगर हम ध्वनि वर्ड यूज करेंगे तो कहाँ से उच्चारण होगा? तो ये कहाँ से उच्चारण होता है? तो ये दंत से होता है दोस्तों। और हम बता देते हैं जैसे नाक से, नासिक क्या होता है? जैसे तवर्की न, छोटी न, ए म, री, अ और ये सब जो है नासिक है। और दंत मूल से क्या होता है? दंत मूल से जो है र और ल होता है। और दंत से तवर्ग, तवर्ग माने त, थ, द, ध, न और श, तो स यूज होता है। देखिए ध जो है तवर्ग से होता है, तवर्ग जो है दंत से होता है, तो ये दंत हो गया दोस्तों। ओष्ठ से क्या होता है? पवर्ग होता है और ऊ दीर्घ ऊ होता है। ओष्ठ कंठ से क्या होता है? ओ औ औ। और कंठ से आ कवर्ग होता है, ह होता है। कंठ तालु से क्या होता है? ए। और तालु से चवर्ग य, तलावे श। मूर्धा से मूर्धन्य स, टवर्ग री। तो ये सारा चीज़ जो है आप व्याकरण पढ़िए, जरूर आएगा आपको। अगला क्वेश्चन है शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति है। दोस्तों यहाँ भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम पहले शब्द शक्ति, अलंकार, छंद और रस के बारे में डिटेल से यहाँ पे चर्चा करेंगे। दोस्तों इसका आंसर जो है शब्द शक्ति हो जाएगा। तो शब्द शक्ति किसको कहते हैं आप लोग जानते हैं क्या? दोस्तों चलिए हम बताते हैं। जिस शक्ति के द्वारा शब्द का अर्थगत प्रभाव पड़ता है वो शब्द शक्ति होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग इमली का नाम लेते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, और अगर हम सांप और भूत का नाम ले लेंगे तो हम लोग के शरीर में जो है भय का भाव होने लगेगा। तो यही शब्द शक्ति होता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। दोस्तों रस और छंद और अलंकार के बारे में हम लोग अब जानेंगे। दोस्तों मालूम है रस का मतलब क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, यानी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम रस कहते हैं। क्या? जैसे हम मान लीजिए कोई काव्य पढ़ रहे हैं तो हमको बहुत खुशी हो रहा है, मन में हंसी आ रही है, तो ये सब जो है रस कहलाता है। रस जो है जैसे रस के प्रकार लगभग 11 भाग होता है, माने प्रकार होता है इसका। जैसे श्रृंगार रस होता है, तो श्रृंगार रस में क्या होता है? प्रेम, और जिस भाव में रति और प्रेम की बात हो तो वो श्रृंगार रस है। हास्य रस क्या होता है? तो हास्य रस में हास्य होता है। और करुण रस में, तो करुण रस में शोक होता है। और वीर रस में क्या होता है? वीर रस में उत्साह होता है। रौद्र रस में क्रोध होता है। अब भयानक रस में भय होता है। विभत्स रस में जो है घृणा होता है, विभत्स हो जाता है। अद्भुत रस में जो है आश्चर्य, माने आश्चर्य हो गया, अद्भुत हो गया, अद्भुत रस हो गया। और शांत रस जिसमें शम और निर्वेद का भाव हो, वीत राग का भाव हो, वैराग्य का भाव हो, शांत का भाव हो, तो ये शांत रस हो गया। वत्सल रस जो है वात्सल्य रति है। और भक्ति रस जो है भगवद विषयक यानी रति अनुराग की बात है। तो ये सारा रस है। अगर आप वीडियो को रोक कर लिख लेते हैं, शॉर्ट में लिख लेते हैं, तो बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों छंद किसको कहते हैं? तो छंद जो है, छंद वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद, क्या इसको हिंदी में ऐसे आह्लाद पैदा हो तो उसी को छंद कहते हैं। मालूम है दोस्त, छंद का दूसरा नाम भी पिंगल है। क्या नाम है? पिंगल। इसको याद रखिएगा। अब हम लोग अलंकार के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग जैसे मान लीजिए जिस प्रकार स्वर्ण और चांदी, हम लोग अगर लेडीज़ लोग चांदी पहन लेती है, सोना पहन लेती है, तो वो शरीर की शोभा बढ़ा देता है। उसी प्रकार जो है काव्य में अगर अलंकार का यूज करेंगे
तो इसकी शोभा बढ़ा देता है। संस्कृत के अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य दंडी है। कौन है? आचार्य दंडी। तो ये सब है दोस्तों। ये थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, छंद, रस और अलंकार। आपको बहुत ही डीप से पढ़ना पड़ेगा अगर इसको समझना है तो। किसी भी बुक उठाइए और पढ़िए। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किलक अरे में नेह निहारो, इन दांतों पर मोती बारू में कौन सा रस है? तो कौन सा रस है? इसमें जो रस है, हम लोग अभी रस की चर्चा किए हैं, वो वात्सल्य रस। इसमें जो है वात्सल्य रस है। और जैसे करुणा रस, तो करुणा में क्या होता है? करुणा में शोक मनाते हैं, शोक होता है। और वीर में क्या होता है? उत्साह होता है। हास्य जो है हास्य रस में होता है। अगला क्वेश्चन है कल्पना के दो प्रकार, प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना किसने माने? तो यह जो है वर्ड्सवर्थ ने माना था। अगला है रिचर्ड्स के अनुसार भाषा में समानतः क्या निहित होता है? तो क्या निहित होता है? तो लहजा और अभिप्राय, वाचार्य अर्थ, भाव, ये सभी होता है। अगला क्वेश्चन है नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है? तो दोस्तों नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। सूचना नहीं, अधिसूचना। अगला है शासकीय पद की विषय वस्तु के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो दोस्तों शासकीय जो पद है उसके अंतर्गत जो विषय वस्तु नहीं आता है वो कौन है? तो वो प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना है। प्रार्थना जो है ये शासकीय विषय वस्तु के अंतर्गत नहीं आता है। अब हम लोग कबीर के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बात करेंगे। काहे कि अगर आप मेरा वीडियो काव्य विधि का निर्धारित कवि के बारे में देखेंगे तो वहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है, आप ज़रूर उसको देखिए ताकि आपको बेनिफिट हो। दोस्तों कबीर की मृत्यु कब हुई थी ये सब तो हम पढ़ेंगे ही। देखिए पहले हम जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो जन्म जो है 1398 में, माने 1398 में, 1398 में वाराणसी के लहर तारा नामक गांव में हुआ था, लहर तारा। और इनका गुरु का नाम क्या था? कबीर के गुरु का नाम स्वामी रामानंद था। क्या था? इनका साहित्य के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। साहित्य इनका कौन कौन था? साखी था, शबद था, रैमनी था, बीजक इनका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बीजक को याद रखिएगा। बीजक हो गया, काशी के पास, ये सब जो है साहित्य है। और दोस्तों मालूम है बीजक के 3 भाग है, साखी, शबद और रैमिनी। साखी, शबद और रैमिनी। और अन्य रचना में क्या हो गया? जैसे अनुराग सागर, साखी ग्रंथ, शताब्दी, ये जो है इनका कबीर की रचना है। और अब हम मृत्यु की तरफ चलते हैं। तो इनकी मृत्यु जो है सन 1518 ईस्वी में हो गया था। अगला है माया जाल में फंसे गुरु और शिष्य को क्या करना पड़ेगा? तो माया जाल में फंसे गुरु और शिष्य को जो है पछतावा होता है। अगला है कबीर ने तू ही किसके लिए प्रयोग किया है? तो कबीर ने तू ही जो है ये परमात्मा के लिए प्रयोग किया है। किसके लिए? परमात्मा के लिए। अगला है सखी शब्द का शब्द किस से बना है? तो साक्षी से बना है सखी शब्द। अगला है गोपिया का मन चुराकर कौन ले गया था? तो गोपिया का मन चुराकर जो है श्री कृष्ण ले गया था। अगला क्या कहने पर जग मारने के लिए दौड़ता है? क्या कहने पर जग मारने के लिए दौड़ता है? तो सत्य कहने पर जो है जग मारने के लिए दौड़ता है। अगला है सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? तो सूरदास की साहित्य में जो है किसकी प्रधानता है? किस रस की? तो वो जो हम लोग अभी रस पढ़े हैं 11 टाइप का, उसी में से है भयानक रस। भयानक रस की प्रधानता है सूरदास की। अगला है विद्यापति के प्रकृति। दोस्तों सूरदास के बारे में भी हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे इनका जन्म जो है 1478 ईस्वी में और मृत्यु 1583 ईस्वी में हुआ था। इनका भक्ति जो था कृष्ण के प्रति था। और काव्य में क्या क्या लिखे हैं? सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, ये सब रचना है। और इनका गुरु कौन था? आचार्य वल्लभाचार्य। आचार्य वल्लभाचार्य इनका गुरु का नाम था। अगला क्वेश्चन है विद्यापति के प्राकृतिक चित्रण में विशेष महत्व मिला है। तो किसका विशेष महत्व मिला है? तो ये बसंत ऋतु का जो है विशेष महत्व मिला है। अगला है कबीर की इनमें से कौन सी कृति है? तो इनमें से कौन सी कृति है?
तो इनमें से कौन सी कृति है, कौन सी कृति है? तो बीजक हम लोग जानते हैं, बीजक है, बीजक है कृति, बीजक है। किस पद में निर्गुण का खंड हुआ है? किस पद में निर्गुण का खंड हुआ है? तो ये अब अविगत गति कछु कहत न आवे, इसमें जो है निर्गुण का खंड हुआ है। हनुमान बाहु कितने छंदों की रचना है? तो दोस्तों हनुमान बाहु जो है 44 छंदों की रचना है। और यह रचना किसकी है? तो यह रचना जो है ये तुलसीदास जी का रचना है। दोस्तों यह क्यों रचना की है? तो यह रचना जो है कलयुग के प्रकोप से जब तुलसीदास को शारीरिक पीड़ा हुई, उन्हें वात ने जकड़ लिया था, तब इन्होंने हनुमान बाहु की रचना की थी। यानी कलयुग के प्रकोप से जब तुलसीदास को शारीरिक पीड़ा हुई, उन्हें वात ने जकड़ लिया और तब उन्हें हनुमान बाहु की रचना की। तो हनुमान बाहु की रचना कौन किया? तुलसीदास जी ने 44 छंदों में किया गया है। अगला है कविता के प्रथम पद में कौन सा रस होता है? कवित के प्रथम पद में, सॉरी सर, कवित के प्रथम पद में कौन सा रस होता है? तो कवित के प्रथम पद में वीर रस होता है। वीर माने क्या होता है? उत्साह। और करुण माने शोक, श्रृंगार माने प्रेम रति। अब हम लोग 41 क्वेश्चन देखते हैं। कुम्हार के कितने प्रकार की मिट्टी को मिलाकर बर्तनों का निर्माण करते हैं? तो कुम्हार जो है अनेकों प्रकार की मिट्टी, यानी एक प्रकार की मिट्टी मिलाकर बर्तन के निर्माण करते हैं। अगला है उद्धव कृष्ण को प्रेम से उस तरह छूते हैं जैसे कि पत्ते कमल के भीतर रहकर भी जल्द से अछूते रहते हैं। तो यह आंसर क्या होगा? कमल का फूल। अगला क्वेश्चन है काशी में कविता वर्धिना सभा की स्थापना किसने की? तो यह जो है स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। अगला है पी प्यारे तिहारे निहारे बीना में पिया का संबोधन किसके लिए है? तो किसके लिए है? तो ये कृष्ण के लिए है, कृष्ण जी के लिए जो है यह संबोधन है। अगला क्वेश्चन है गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों गुप्त जी का जन्म जो है कब हुआ था? तो गुप्त जी का जन्म ये 1886 ईस्वी में हुआ। दोस्तों इसके बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इनका पूरा नाम क्या था? तो मैथिली शरण गुप्त था। इनका जन्म जो है चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था 1886 में। इनका गुरु का नाम क्या था? महावीर प्रसाद द्विवेदी है। इनका गुरु का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों इनकी जो रचना है भारत भारती, हम जब वीडियो बता रहे थे, हिंदी का क्लास ले रहे थे, तो उसमें बताया था कि भारत भारती जो है इसको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो भारत भारती की रचना ये गुप्ता जी ने किया है। गुप्ता जी ने, क्या नाम है इनका? मैथिली शरण गुप्त। और साकेत, ये भी इम्पोर्टेंस है। साकेत, यशोधरा, पंचवटी इनका रचना है। महाकाव्य जो है साकेत किया है, महाकाव्य जो है साकेत। और इसी साकेत की वजह से जो है हिंदुस्तान एकेडमी पुरस्कार मिला था इनको। अगला क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त ने कितने महाकाव्य की रचना की है? तो ये मैथिली शरण गुप्त ने 2 महाकाव्य की रचना की है। दोस्तों मैं एक बताता हूँ, एक आप लोग कमेंट कीजिए। साकेत एक महाकाव्य है। अगला हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत कौन है? तो सरोज स्मृति है। यह रचना किसने की थी? यह रचना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी के है, जिनको हम उपनाम में निराला जी भी बोलते हैं। इनकी कौन कौन रचना है? राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, गीतिका, ये सब है। इनका जन्म जो है 21 फरवरी 1896 ईस्वी में मेदिनीपुर जो वेस्ट बंगाल में वहाँ हुआ था। कब? 1896 में। इनकी पेशा क्या था? ये आर्मी ऑफिसर थे सूर्यकांत त्रिपाठी जी। और इनका ये रचना क्या है? तो अनामिका है, परिमल है, बेला है, नए पत्ते, अर्चना, ये सब है। दोस्तों इनका उपन्यास को याद रखिएगा, अप्सरा उपन्यास है। अप्सरा हो गया, अलका हो गया, प्रभावती हो गया, काले कारनामे, चमेली, ये सब जो है इनका उपन्यास है। और कहानी भी बहुत लिखे हैं, जैसे लिली, सखी, चतुरी चमार, देवी। चतुरी चमार जो है इन्हीं की रचना है। देवी ये भी। अगला क्वेश्चन है निराला जी को बंद के बंधन अरुचिकर है जिस प्रकार।
तो इसका धार्मिक है, साहित्यिक बंधन है, राजनीतिक बंधन या सामाजिक बंधन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये धार्मिक हो जाएगा। अगला है पंत जी असहयोग आंदोलन से कब संबंध में थे? तो पंत जी असहयोग आंदोलन से जो है 1921 में संबंध थे। दोस्तों अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे। सुमित्रानंद पंत, आप लोग नाम सुने होंगे। इनका जन्म जो है 1900 ईस्वी में 20 मई को होता है। इनकी मृत्यु जो है 1977 में इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी 77 ईयर्स जन्म माने इनकी जिंदगी है। इनकी रचना क्या क्या है? जैसे पल्लव, पीताम्बरा, सत्यकाम। सत्यकाम की रचनाकार यही है सुमित्रानंद पंत। काव्य में जो है वीणा, गुंजन, स्वर्ग किरण, ये सब जो है इनका काव्य है। और उपन्यास याद रखिएगा, एक नाम है उपन्यास का हार उपन्यास का रचनाकार पंत जी ही है। अगला है पंत जी ने प्राकृतिक प्रेम का चित्रण किया है। तो पंत जी ने प्राकृतिक प्रेम का चित्रण जो है ये संयोग श्रृंगार के रूप में और वियोग श्रृंगार के रूप में किया है, दोनों। अगला क्वेश्चन है हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी कहलाती है। तो वीणा पानी कहलाती है कौन है? महादेवी वर्मा। अगला महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक काव्य ग्रंथ का नाम बताइए। तो नाम क्या है इनका? रश्मि है, नीरजा है, निहार है, और नाम है जैसे आधुनिक कवि, सप्तपर्णा। गद रचना, गद में कौन सी रचना किया है? तो अतीत के चलचित्र, ये गद की रचना है। और निदार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यमा को याद रखिएगा, महादेवी वर्मा की रचना है। अगला है प्रेम और मस्ती के कवि प्रणय में तल्लीन हो जाने की क्या रखते हैं? तो क्या रखते हैं? तो ये इच्छा रखते हैं। अगला है चित्रधार प्रथम संस्करण किस ईस्वी में प्रकाशित हुआ? तो चित्रधार जो है प्रथम संस्करण 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला इनमें से कौन सी रचना गीति काव्य है? तो कौन सी रचना गीति काव्य है? तो कौन सी रचना है? तो ये रसवंती है। और गीति काव्य की रचनाकार कौन है? तो गीति काव्य की रचनाकार यही क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर जी है। क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर। इनकी और रचना क्या है काव्य में? रेणुका है, हुंकार है। हुंकार याद रखिएगा, हुंकार इनकी रचना है। अगला है दिनकर जी के व्यक्तित्व निर्माण में किसका विशेष योगदान रहा? तो दिनकर जी के व्यक्तित्व निर्माण में जो है इनकी पत्नी का विशेष योगदान रहा। अगला क्वेश्चन है अज्ञेय जी प्रतीक के संपादक कब थे? तो दोस्तों ये जो है प्रतीक के संपादक 1947 में थे। इनका पूरा नाम क्या है आपको मालूम है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय जी है। अगला क्वेश्चन है नई कविता नाम के जनक कौन है? तो दोस्तों नई कविता नाम के जनक जो है ये अज्ञेय जी ही है। अगला है नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों नागार्जुन का जन्म जो है ये 1911 ईस्वी में हुआ था। कब? 1911 में। और ये बिहार में ही एक दरभंगा जिला में सतलाखा गांव है, यहाँ हुआ था। दोस्तों इनका जो है कविता संग्रह है जैसे हजार हजार बाहों वाली, युग धारा, अपने खेत में, भूल जाओ पुराने सपने, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, ये सब जो है कविता संग्रह है। और इन्होंने जो है इनको प्रसिद्धि कैसे मिला? तो शून्यता के सिद्धांत के स्पष्ट किया और पारंपरिक रूप से माध्यमिका यानी माध्य मार्ग स्कूल का संस्थापक था ये, यानी मध्य मार्ग का ये संस्थापक था, तो इसीलिए इनको प्रसिद्धि मिली। अगला है नागार्जुन के काव्य धारा की क्या है? तो नागार्जुन की काव्य धारा अत्यंत ही तेज है। अगला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मृत्यु कब हुई थी? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मृत्यु जो है ये 1983 ईस्वी में हुआ। अगला है सर्वेश्वर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो किस पत्रिका का संपादन किया? दिनमान पत्रिका का। अगला भूमिल ने ITI किस ट्रेड में किया था? तो भूमिल ने ITI जो है विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल ट्रेड में किया था। धूमिल की काव्य भाषा में एक ज़बरदस्त गर्माहट कहाँ से आती है? तो कहाँ से आती है? तो जेठ के दोपहरी से आती है। अगला है गोदान में कितने अध्याय हैं?
तो दोस्तों गोदान के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छा से स्पष्ट डिस्कशन किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। 36 है। और अगला क्वेश्चन है, मार्टिन का मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद कहाँ भेजा गया था? तो कांके का पागल खाना भेजा गया था। अगला है, कार्तिक पूर्णिमा को शिवपालगंज से कितनी दूरी पर मेला लगता था? तो शिवपालगंज से कितनी दूरी पर? तो 5 मील की दूरी पर मेला लगता था। गोदान में प्रेमचंद ने आत्मा की काया के सहारे डैश हो बताया था। क्या बताया था? ये धनिया को बताया था, धनिया हो बताया था। अगला है, चिचाई की माँ किसको डाइन कहती थी? तो चिचाई की माँ जो है ये पार्वती की माँ को डाइन कहती थी। अगला है, कहाँ तो घास खोद रहा हूँ, अंग्रेजी में इसे रिसर्च कहते हैं। राग दरबारी में किसके द्वारा कहा गया था? तो ये रंगनाथ के द्वारा कहा गया था। राग दरबारी के बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल से बात किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु के कितने नाटकों का उल्लेख है? तो कितने नाटकों का उल्लेख है? 15 नाटकों का। कुग्रह को देख कौन भयाक्रांत होता है? तो कौन भयाक्रांत होता है? तो ये शक राजा भयाक्रांत होता है। अशोक किसे सारी चीलें दे देता है? तो किसको दे देता है? तो ये सुरेखा को सारी चीलें दे देता है। खड़ी बोली में लिखित दूसरा नाटक है। तो खड़ी बोली में लिखित जो है दूसरा नाटक कौन है? विधा सुंदर। अगला है, मिहिर देव कौन था? तो दोस्तों मिहिर देव जो है कोमा के गुरु थे। अशोक किससे प्रेम करता था? तो अशोक जो है ये वर्णा से प्रेम करता था। अगला है, ठाकुर सरदार सिंह ने शराबी को कितने रुपए दिए थे? तो ठाकुर सरदार सिंह ने शराबी को 1 रुपये दिए थे। प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? तो प्रेमचंद की मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुआ था। अगला है, नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक कौन है? तो नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक जो है जैनेंद्र है। निर्मल वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो निर्मल वर्मा का जन्म जो है शिमला में हुआ था। अगला है, कमलेश्वर किस युग के कहानीकार है? तो कमलेश्वर जो है ये प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार है। अगला है, वापसी के कथानायक कहाँ से अवकाश प्राप्त करते हैं? तो कहाँ से अवकाश प्राप्त करते हैं? रेलवे के नौकरी से। अगला है, यशपाल ने बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? यशपाल ने बीए की शिक्षा जो है ये कहाँ से ग्रहण किए? लाहौर के नेशनल कॉलेज से। मुझे अफसोस होने लगा कि मिस पाल को बस में जगह नहीं मिली। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है रंजीत का है। अगला है, प्रसाद की कहानियों में महत्ता प्राप्त है। किसको महत्व प्राप्त है? तो ये जो है ऐतिहासिक कथा वस्तु और मनोवैज्ञानिक का महत्व प्राप्त है। अगला, प्रेमचंद की कथा भूमि रही है। तो क्या कथा भूमि रही है? तो ये निम्न मध्यम वर्ग की भूमि रही है। अगला, जैनेंद्र कुमार की कहानियाँ इनमें से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया है? तो किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया है? रूढ़िवादिता का विरुद्ध। अगला, निर्मल वर्मा प्रारंभ में किस पेशे से जुड़े थे? तो किस पेशे से? अध्ययन से जुड़े थे। दिल्ली में दीवान चंद की मौत किस ऋतु में हुई थी? तो दिल्ली में दीवान चंद की मौत जो है ये शरद ऋतु में हुई थी। विवाह के बाद उषा प्रियवादा पति के साथ कहाँ गई? तो कहाँ गई? तो ये अमेरिका गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों में कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा लिखा गया है? तो यशपाल द्वारा लिखा सभी है। दिव्या है, दादा कामरेड है, देशद्रोही है। तो देशद्रोही को याद रखिएगा, यशपाल द्वारा लिखा गया है। रंजीत से मिस पाल की अकस्मात भेंट कहाँ हुई? तो कहाँ पे हुई? तो ये रायसेन में हुई। अगला है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तो इनकी रचयिता का नाम जो है मधुकर कवि है। अगला है, नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है। तो क्या भाषा है? तो इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा है। अगला है, भाव विलास किसकी रचना है? तो दोस्तों भाव विलास जो है देव की रचना है। अगला है, विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? तो किस आचार्य कवि की कृति है? केशव दास की है। भारत भारती की रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आ गया ना ये क्वेश्चन, तो हम बोले हैं भारत भारती की रचनाकार जो है मैथिली शरण गुप्त है।
अगला है लाल तारा के रचनाकार कौन है? तो लाल तारा के रचनाकार जो है राम वृक्ष बेनीपुरी है। अगला है हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? तो किसके द्वारा है? तो कन्हैयालाल मिश्र के द्वारा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है, तो ज्ञानपीठ से पुरस्कृत कृति जो है पल्लव है। और पल्लव की रचनाकार कौन है? सुमित्रानंद पंत। इनकी और रचनाकार क्या है? पीताम्बरा, सत्यकाम, ये इनका रचना है। लेकिन पल्लव के लिए जो है इनको 1968 में, कब? 1968 में जो है इनको ज्ञानपीठ की पुरस्कार मिला था। तो ये सारा हो गया दोस्तों, 100 क्वेश्चन का कंप्लीट डिस्कशन हो गया। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिए कि नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट भी लाइए। चलिए दोस्त, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्त, थैंक यू।